क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जिसका कोड है 055। इसमें 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए है। सेकंड वॉल्यूम जो है वो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के लिए है। और जो थर्ड वॉल्यूम है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम देखने वाले हैं इस थर्ड वॉल्यूम के चैप्टर 1 को, थर्ड वॉल्यूम के चैप्टर नंबर 1 को जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ये चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में ये जो चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, और दूसरा है फॉर्मेट ऑफ कंपनीज P&L स्टेटमेंट। तो ये 2 फॉर्मेट सिखाए गए हैं इस चैप्टर में। हमको आज की इस वीडियो में कवर करना है ये वाला टॉपिक, फॉर्मेट ऑफ P&L स्टेटमेंट, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख रखा है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये क्यों फॉर्मेट पढ़ रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट का और P&L स्टेटमेंट का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये थर्ड वॉल्यूम है ये बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम, ओवरऑल जो 100 मार्क्स होता है अकाउंटेंसी का, 80 मार्क्स का रिटर्न होता है सब्जेक्टिव, बाकी 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होता है। अब ये 80 मार्क्स में से जो वॉल्यूम 3 है वो ऑलरेडी 20 नंबर का है, जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसमें से 20 नंबर का आता है थर्ड वॉल्यूम में से। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है ना, ये 20 नंबर भी थर्ड वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। इसी में से हमको प्रोजेक्ट बनाना है थर्ड वॉल्यूम से रिलेटेड। इसी में से एक्सटर्नल हमारे स्कूल में आता है, और वाइवा में जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी वॉल्यूम से रिलेटेड पूछता है। तो हमको ना ये थर्ड वॉल्यूम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें चैप्टर 1 फॉर्मेट कंपनी की बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ P&L का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कंपनी के P&L स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे। और ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा थर्ड वॉल्यूम से रिलेटेड, जो बोर्ड एग्जाम में हम बात कर रहे हैं, इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो पहले चैप्टर में तो फॉर्मेट बताया है, लेकिन जो आगे के चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स आगे के जो हैं, सेकंड चैप्टर में ना थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट और P&L होता है ना, इसको एनालाइज करना सिखाया है वॉल्यूम 3 में। वॉल्यूम 3 में क्या है ना, चैप्टर बुक का नाम क्या रखा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको एनालाइज कैसे करना है, समझना कैसे है, कंक्लूजन कैसे निकलेगा, कंपनी को मैनेज कैसे करेंगे। तो उसके लिए एनालाइज करने के ना कुछ टूल्स होते हैं, वो इस चैप्टर 2 में सिखाए गए हैं। टूल्स ऑफ एनालाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, उसको एनालाइज करने के टूल्स बताए गए हैं। तो टोटल 4 टूल्स होते हैं। एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है ना, कंपनी की बैलेंस शीट का भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है और P&L का भी बनता है। तो जब तक बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट हमको नहीं पता रहेगा, आप कंपेयर कैसे करोगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। ऐसे ही अगला एनालिसिस टूल है कॉमन साइज, ठीक है, स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को भी हम यूज़ करते हैं बैलेंस शीट और P&L दोनों के लिए। तो जब तक बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट नहीं पता रहेगा ना, आप नहीं समझ पाएंगे। तो आगे इस थर्ड वॉल्यूम में जो चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 2 में तो बता दिया एनालिसिस टूल्स कौन कौन से, 2 मैंने आपको बताया। तीसरा एनालिसिस टूल कौन सा होता है, तो वो होता है रेशियो एनालिसिस। कौन सा होता है, रेशियो एनालिसिस। और चौथा होता है CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं अलग अलग चैप्टर में। कैश फ्लो का एक अलग चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस का अलग चैप्टर है, कंपैरेटिव कॉमन साइज एक ही चैप्टर में दिए हैं इसका, लेकिन ये भी सेपरेट चैप्टर है। तो ये
जब आप सॉल्व करोगे ना, और अगर आपको बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट नहीं पता रहेगा तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में आप होंगे। तो इसीलिए ना हमको क्या करना है, अगर ये चैप्टर्स अच्छे से चाहते हैं कि हमसे बने, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट जो होता है ना बैलेंस शीट और पीएनएल का, इनके फॉर्मेट को हम अच्छे से समझेंगे। तो बैलेंस शीट का ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझेंगे। तो वो मैं आपको फॉर्मेट आज समझाता हूँ। तो सबसे पहली चीज, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इस पीएनएल का जो फॉर्मेट है, हम सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं नोट नंबर, फिर लिखते हैं हम अमाउंट। तो सबसे पहला जो है पर्टिकुलर, सबसे पहला हेड बनता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, तो ऑपरेशन मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी, चाहे हम ट्रेडिंग में डील करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग में हो। तो हमारे बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन है, जिसके लिए हमने कंपनी चालू की है, तो हमारी कंपनी की जो मेन ऑपरेशन होता है उससे जो हमको पैसे मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान के चलिए ट्रेडिंग करते हैं, तो हम जितने अमाउंट का सामान बेचेंगे, चाहे नकदी बेचे चाहे उधार में बेचे, तो वो अमाउंट जो होता है ना, वो कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यहाँ पर दूसरा नाम होता है नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स में कैश सेल भी आता है और क्रेडिट सेल भी आता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको आगे काम आएंगी। नेट सेल्स कैश प्लस क्रेडिट सेल, लेकिन इसमें हमें माइनस करना होता है सेल्स रिटर्न, तो आता है नेट सेल्स। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग लिखते हैं टोटल हमें कितना पैसा मिला या मिल सकता है सामान बेच के। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चल रही है टोटल 10 करोड़ का हमने क्या किया है, सेल्स किया है, नेट सेल्स किया है साल भर में। उसके बाद कंपनी के पास कुछ और भी तरीके से पैसे आते हैं जिनको अदर इनकम में रखा जाता है, जैसे कि रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की ना अदर इनकम्स होती हैं, इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो उन अदर इनकम का कितना पैसा रिसीव हुआ, मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपीज़। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आता होगा ये नोट नंबर का कॉलम क्यों बना है, या हमें ये जो अदर इनकम है इसको डिटेल में समझना रहता है। भाई कंपनी है, बहुत सारी इनकम रिसीव होती है, तो कौन कौन सी इनकम रिसीव हुई है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम नोट नंबर लिख देते हैं 1, और अलग से एक फॉर्मेट बनाते हैं नोट टू अकाउंट का। अलग से एक फॉर्मेट बनाते हैं नोट टू अकाउंट का, और उसमें लिख देते हैं हेडिंग अदर इनकम। फिर जिस जिस टाइप की अदर इनकम हुई है उनका अमाउंट हम लिख देते हैं, टोटल करते हैं, जो भी टोटल आता है वो हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, यानी कॉलम बनाते हैं। अब उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी कुछ पैसे आए और अदर इनकम से भी कुछ पैसे आए, या हो सकते हैं आने वाले समय में आएंगे। तो अब टोटल कितने पैसे आएंगे, तो एक थर्ड नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल रेवेन्यू। यहाँ मैं टोटल इनकम नहीं लिख रहा हूँ, टोटल कमाई नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल कितना पैसा आ सकता है साल भर का। तो भैया टोटल जो पैसा आएगा ना, इसमें बहुत सारे खर्चों के भी पैसे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस टोटल रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करने, तभी तो कंपनी का प्रॉफिट पता चलेगा ना। आप ऊपर देखिए फॉर्मेट, आप किस चीज़ का देख रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें मेन पर्पस यही है कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये पता करना है। तो प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हमको टोटल रेवेन्यू तो पता चल गया, लेकिन इसमें से खर्चे माइनस करेंगे ना, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो जब आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे, आपने ये 11th में भी देखा है कि भैया आप क्या करते हैं, जब ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस शो करते हो आप, और क्रेडिट साइड में इनकम शो करते हो। यहाँ पर आप दिखाते हो कितने का बेचे, यहाँ दिखाते हो कितने का खरीदे, तभी तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है
उसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं, तो पता चलता है नेट प्रॉफिट। तो आखिर ये सामान जो बेच रहे हैं ये क्या है, रेवेन्यू है। इसमें से हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट नेचर के हो या इनडायरेक्ट नेचर के हो। तो वही काम हम लोग को इस फॉर्मेट में करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला फोर्थ नंबर में आता है एक्सपेंसेस। फोर्थ नंबर में क्या आता है, एक्सपेंसेस। तो कंपनी में इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको आप कैसे शो करोगे। तो उसके लिए क्या किया ना, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी बनाया है, क्लासिफाई किया सारे एक्सपेंस को। 7 टाइप के एक्सपेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल हम 7 एक्सपेंस देखने वाले हैं, और इन सातों एक्सपेंस को जब हम जोड़ेंगे तो हमें पांचवा नंबर टोटल एक्सपेंसेस पता चलेगा। तो अब देखते हैं कौन कौन से 7 एक्सपेंस हैं। तो सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहाँ पर मटेरियल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल कब यूज़ होगा, तो जब हमारी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में डील करेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग में डील करेगी, फिनिश गुड बेचे होंगे, तो यहाँ पर उसका पैसा इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में होगा। लेकिन उसी फिनिश गुड को बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा। जिस रॉ मटेरियल में कुछ तो खर्चा हुआ है, जब तक आप वो खर्चे माइनस नहीं करोगे प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। तभी रॉ मटेरियल्स वाला खर्चा भी यहाँ पर दिखाया जाता है एक्सपेंसेस में, सबसे पहले नंबर पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान के चलिए 1,00,000 रुपीज़ का क्या हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया है, ठीक है, और उसी से हमने क्या किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, बना बनाया सामान डायरेक्ट भी खरीदते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो आप जब सामान खरीदते हैं तो ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये आप कहाँ दिखाते हो, आप दिखाते हो इस परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। ये भी एक्सपेंस मान के आप यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 29 लाख का हमने परचेस किया था। उसके बाद थर्ड आता है चेंज चेंज थर्ड आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स कॉमा वर्क इन प्रोग्रेस कॉमा स्टॉक इन ट्रेड। तो 3 चीज़ें होती है हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में। एक होता है बना बनाया सामान फिनिश गुड, एक आधा अधूरा बना हुआ सामान वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है स्टॉक इन ट्रेड। तो फिनिश गुड मतलब जो इस साल के आखिरी में एकदम कंप्लीट होके पड़ा हुआ है सामान। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो आधा अधूरा बना हुआ सामान है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो हमने थर्ड पार्टी से खरीद के लाया था ताकि हम उसको रीसेल कर सके। तो इन तीनों में जो चेंजेस आता है, चेंजेस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब भी चेंजेस डिक्रीज होगा मतलब वो खर्चा हुआ है। अब ये डिक्रीज होगा तो खर्चा हुआ, ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान के चलिए लास्ट ईयर के एंड में हमारे पास 1 करोड़ रुपए का स्टॉक था। 1 करोड़ का क्या था, स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक, चाहे वो फिनिश गुड का हो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो। आज वो है 95 लाख का या 90 लाख रुपीज़ का है। तो 10 लाख का स्टॉक कम हुआ है। अब क्यों कम हुआ होगा, आपने उसको बेचा होगा। तो आपने बेचा, रेवेन्यू जनरेट किया, तो आपको सही प्रॉफिट जानना है। तो सही प्रॉफिट जानने के लिए आपको खर्चा दिखाना है। तो जितने अमाउंट का स्टॉक कम होता है ना, वो क्या होता है, खर्चा होता है। वो क्या होता है, खर्चा होता है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे कंपनी में हमने कितने के स्टॉक में चेंजेस लाए हैं, कितने कम हुए हैं। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस आया है 1 लाख रुपए का। उसके बाद फोर्थ नंबर में एक्सपेंस आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो हमारे कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को हम जो सैलरी पे करते हैं, बोनस पे करते हैं, इंसेंटिव पे करते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के परक्यूसाइट्स होते हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस फॉलो होते हैं, पीएफ ये वो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट कंपनी दे रही है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। तो वो एक्सपेंस यहाँ दिखाया जाता है। हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 1 लाख रुपीज़।
सारे एम्प्लॉय के खर्चे इसमें आएंगे। उसके बाद आता है हमारे कंपनी में डिफरेंट टाइप के टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स यूज़ होते हैं, तो उनकी वैल्यू भी कम होती है यूज़ करने से। तो टेंजिबल एसेट की जब वैल्यू कम होती है हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन। तो ये भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। इनका भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1 लाख रुपीज़। उसके बाद हमारी जो कंपनी रहती है ना, पैसे अरेंज करती है कंपनी चलाने के लिए डिबेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट या बैंक वगैरह से लोन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे अरेंज करते हैं। तो इन सबको क्या करते हैं ना, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, कभी प्रोसेसिंग चार्जेस का पेमेंट करना पड़ता है, कभी एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाना पड़ता है। मतलब आप ये मान के चलिए, जब भी पैसा अरेंज करने से रिलेटेड कुछ खर्चा होता है, वो जो होता है ना वो हमारा फाइनेंस कॉस्ट में आता है। तो अगला एक्सपेंस आता है फाइनेंस कॉस्ट। इसमें वो अमाउंट आ जाएगा जो पैसे अरेंज करने के लिए हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है। उसके बाद जो खर्चे ऊपर 6 एक्सपेंसेस में नहीं आते हैं उनको 7th कैटेगरी अदर एक्सपेंस में रखा जाता है, जैसे कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, रेंट पेमेंट। तो ये इतने सारे खर्चे और भी होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेचर के, जो होते तो हैं लेकिन उनके लिए ऐसे कैटेगरी बनाई नहीं गई है, ऊपर 6 कैटेगरी में आ नहीं रहा, फिट नहीं बैठ रहा है, तो उनको क्या करते हैं ना, अदर एक्सपेंसेस में रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब सातों एक्सपेंसेस को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 1 लाख प्लस 29 30 लाख हो गया, प्लस 131 प्लस 132 प्लस 133 प्लस 134 प्लस 135, टोटल यहाँ पर क्या हो गया, 35 लाख। अब हमें टोटल एक्सपेंसेस पता चल गया 35 लाख, और ऊपर टोटल रेवेन्यू हमने नहीं निकाला था, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख प्लस अदर इनकम 1 लाख, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11 लाख। अब हमने गलती से एक्सपेंसेस जो है ना यहाँ 29 लाख थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, और ऊपर हमने रेवेन्यू जो लिया है 10 लाख लिया है। कोई बात नहीं, हम ऐसा मान लेंगे कि हमारे यहाँ लॉस हुआ है इस बार। तो अभी ऐसा करते हैं, तो मान के चलिए ऊपर टोटल रेवेन्यू हुआ है 11 लाख का, और यहाँ पर टोटल जो एक्सपेंसेस हुए 35 लाख के हुए हैं। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम इसके बाद नीचे ये अलग से एक नंबरिंग करेंगे, इसमें यहाँ पर एक अलग से हम नंबरिंग करेंगे जो कि होगा 6th नंबरिंग। यहाँ पर हम देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोग जब बुक यूज़ करेंगे ना तो शायद उसमें ये जो टोटल एक्सपेंस है ना इसको नंबरिंग नहीं दिया है, वो डायरेक्ट लिखा है क्योंकि ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम भी नहीं देते हैं, बुक के हिसाब से चलते हैं, और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ना हम क्या करते हैं, 5th नंबर दे देते हैं ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो थर्ड नंबर जो था, थर्ड नंबर क्या था, थर्ड नंबर था टोटल रेवेन्यू, इसमें से हम माइनस करेंगे 4th नंबर जो कि है टोटल एक्सपेंसेस, तो हमको पता चल जाएगा, हमको टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले। तो थर्ड नंबर का टोटल कितना था, 11 लाख रुपए था। हमने ऊपर देखा ही था, थर्ड नंबर का टोटल कितना है, 11 लाख है। और यहाँ पर ये एक्सपेंसेस जो 4th नंबर है वो कितना है, 35 लाख है। तो ऐसे करके ये हमने पता किया दोनों चीज़ों का बैलेंस। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे जो टोटल हमने क्या किया था, ये हमारा हमने बना दिया कॉलम। यहाँ पर हम थर्ड में से 4th को माइनस करेंगे, तो थर्ड नंबर था 11 लाख टोटल रेवेन्यू जिसमें 35 लाख जाएगा, तो ये आएगा हमारा माइनस में। तो माइनस में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना आएगा माइनस में, तो यहाँ आएगा 24 लाख, 24 लाख के लॉस में चल रहे हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट है लॉस आता है, अगला नंबर 6th नंबर हम देते हैं, और यहाँ पर फिर हम माइनस करते हैं लेस टैक्स पेड, जितना भी टैक्स पे करना है वो यहाँ माइनस कर देते हैं, मान लो 10% 20% जो भी हो। लेकिन आपको एक याद रखना है, अच्छा कि हमने कि यहाँ पर लॉस वाला एग्जांपल ले लिया, जब लॉस होता है तो हमको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रॉफिट होता है तो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं इसी 24 लाख का, और यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं उसको, फिर जो भी बचता लास्ट में
उसको हम अलग से हेडिंग दे देते, उसको हम अलग से हेडिंग दे देते 7th नंबर, उसमें लिख देते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब वो अमाउंट यहाँ पर आ जाता। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है, आप इसको नोट कर लेंगे, कंप्लीट फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को याद नहीं रहता है या समझ में नहीं आता, लोग रटते हैं, जबकि एक एक चीज़ हमको समझनी चाहिए। आगे के कोर्सेज जो होते हैं सीए या सीएमए या सीएस या बीकॉम वगैरह हो गया, वो सब में ये फॉर्मेट काम आता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।